जादुई हाथी। हरिनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे और पूजा पाठ किया करते थे, इसलिए गांव में बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसमें मुन्नी, गणपत और उनकी माँ राधिका रहा करती थी। मुन्नी 10 साल की हो चुकी थी और उसका भाई गणपत उससे बड़ा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और साथ साथ खेला करते थे। मुन्नी और गणपत भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों रोज सुबह उठकर मंदिर जाते थे और भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। उनकी माँ राधिका भी गणेश भगवान को बहुत मानती थी और अक्सर गणेश भगवान के नाम पर घर में लड्डू बनाती रहती थी। लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी। राधिका दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन राधिका काम करके शाम को वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे बनिए की दुकान दिखाई देती है। अरे चाचा, आज तुम दुकान पर कैसे आ गए? और बिट्टू कहाँ है? अरे बेटा, उसकी तबीयत तो बहुत खराब है, इसलिए मुझे दुकान पर आना पड़ा। अच्छा चाचा, मुझे 1 किलो बेसन दे दो। बहुत दिनों से लड्डू बनाकर गणेश भगवान को प्रसाद नहीं लगाया। इसके बाद राधिका बेसन लेकर अपने घर पहुंच जाती है और लड्डू बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी और गणपत बाहर से खेलकर घर आते हैं। अरे वाह, बेसन के लड्डू! मुझे तो लड्डू देखकर रहा ही नहीं जा रहा। तू रहने दे मुन्नी, पहले लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगेगा, है ना माँ? हाँ बेटा, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम दोनों लड्डू खा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ मुन्नी, पूछो। गांव के बाहर एक सर्कस आया है जिसमें एक हथनी का बच्चा फ्री में मिल रहा है। मैं वो हथनी अपने घर पर लाना चाहती हूँ। नहीं मुन्नी बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम हथनी की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मुन्नी रोने लगती है और मजबूर होकर गणपत वो हथनी अपने घर ले आता है। हथनी के घर आते ही मुन्नी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। मुन्नी और उस हथनी में गहरी दोस्ती हो जाती है। मुन्नी उसके ऊपर चढ़कर सारे गांव की सवारी करती है। राधिका भी जैसे तैसे पैसे जमा करके उस हथनी की सेवा करती है। एक दिन रात को तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। गणपत तुरंत दरवाजा खोलता है तो सामने बूढ़ी काकी खड़ी हुई थी। अरे आओ काकी, अंदर आओ। अरे काकी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, घर में खाने का एक दाना नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। सबको तो बस अपनी अपनी पड़ी है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही कुछ देर के लिए सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर अरे कोई बात नहीं काकी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम ले जाओ। इतना कहकर राधिका अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर बूढ़ी काकी को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना कहकर बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी काकी के जाते ही गणपत अपनी माँ से पूछने लगता है, माँ, हमारे पास केवल उतने ही पैसे थे, तुमने वो भी पैसे काकी को दे दिए, क्यों? अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत ही नेक काम होता है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही राधिका काम पर जाने लगती है। अरे गणपत, मैं पास वाले गांव में काम करने जा रही हूँ, हो सकता है आते आते रात हो जाए। हाँ ठीक है माँ, हम लोग घर पर ही रहेंगे। राधिका काम पर चली जाती है। अपनी माँ के जाते ही मुन्नी गणपत के पास आती है। भैया, घर में एक भी पैसा नहीं, अकेले माँ कब तक हमें खिलाती रहेंगी? हमें भी कुछ करना चाहिए। तू ठीक कहती है मुन्नी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है भैया, क्यों ना हम लोग अपनी हथनी से सभी लोगों को सवारी कराएं, जिससे हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। वाह मुन्नी, क्या आइडिया है। इसके बाद गणपत और मुन्नी अपनी हथनी से गांव वालों को सवारी कराने लगते हैं। हाथी की सवारी कितनी सस्ती, कितनी प्यारी। आइए आइए, हाथी की सवारी का मजा लीजिए। मुन्नी और गणपत दिन भर गांव वालों को हाथी की सवारी कराते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अंधेरा होते ही उनकी माँ राधिका काम करके वापस घर आ जाती है। माँ, आज हमने गांव वालों को अपनी हथनी की सवारी करा के बहुत सारा पैसा कमाया, ये देखो इतने सारे पैसे। इतना सुनते ही राधिका गुस्से से लाल हो जाती है और गणपत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। गणपत रोने लगता है। माँ, तुमने भैया को क्यों मारा? हमारी हथनी गर्भवती है और तुम लोगों ने गांव वालों को उसकी सवारी करा दी। हे गणपति बप्पा, माफ करना। मुझे पता नहीं था माँ, मुझे माफ कर दो। अभी जाकर तुरंत हथनी से माफी मांगो, वरना भगवान गणेश नाराज हो जाएंगे। इसके बाद गणपत और मुन्नी अपनी हथनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और काफी देर तक उसके पास बैठे रहते हैं। तभी उनकी माँ आवाज लगाती है, अरे बेटा, कितनी रात हो गई है, आओ खाना खा लो, जो हुआ उसे भूल जाओ। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, हमें कल पूजा का सामान लेने भी जाना है। गणपत और मुन्नी खाना खाकर सो जाते हैं। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार आ जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन हथनी 3 बच्चों को जन्म देती है। राधिका, मुन्नी और गणपत बहुत खुश होते हैं और धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं, आज के दिन हथनी ने 3 हाथियों को जन्म दिया है। हाँ माँ, और देखो ना, ये तीनों छोटे छोटे हाथी कितने प्यारे लग रहे हैं। कुछ महीनों बाद तीनों हाथी के बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं।
एक रात को तीनों हाथी के बच्चे घर के बाहर रस्सी से बंधे हुए थे और वो रात पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो चांद की रोशनी उन तीनों हाथियों पर पड़ती है। तो देखते ही देखते पहला हाथी सोने के लड्डू निकालने लगता है और दूसरा हाथी जादुई मोदक निकालने लगता है और तीसरा हाथी बहुत सारा जादुई खाना निकालने लगता है। अगली सुबह जब राधिका तीनों हाथियों के पास सोने के लड्डू और ढेर सारा खाना देखती है तो जोर से आवाज लगाती है, गणपत, मुन्नी, जल्दी यहाँ आओ। देखो यहाँ क्या हो गया है। गणपत और मुन्नी दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लगता है माँ ये तीनों जादुई हाथी हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खाना और सोने के लड्डू, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं। माँ, कल पूर्णिमा की रात थी और इससे पहले हमने कभी भी तीनों हाथियों को रात को बाहर नहीं बांधा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग सारा जादुई खाना और सोने के लड्डू उठा लेते हैं। राधिका और गणपत शहर जाकर सोने के लड्डू बेच देते हैं। इससे उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है और वो लोग बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और साथ ही तीनों जादुई हाथियों और उनकी माँ हथनी के लिए भी एक बड़ा सा बाड़ा तैयार करवा लेते हैं। हर पूर्णिमा की रात को वो तीनों जादुई हाथी ढेर सारा जादुई खाना, जादुई मोदक और जादुई सोने के लड्डू देते थे। राधिका, मुन्नी और गणपत ढेर सारा जादुई खाना गांव के गरीब लोगों में बांट देते थे और अपने घर के बगल में एक बहुत बड़ा गणेश भगवान का मंदिर बनवाते हैं। धीरे धीरे आसपास के बहुत सारे गाँव में ये बात फैल जाती है कि वो तीनों हाथी जादुई हैं। दूर दूर से लोग जादुई हाथियों के दर्शन करने आने लगते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वो तीनों जादुई हाथी और बड़े हो जाते हैं। एक दिन मुन्नी अपनी माँ राधिका से कहती है, माँ, जैसे जैसे हमारे तीनों जादुई हाथी बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो और ज्यादा जादुई खाना और सोने के लड्डू दे रहे हैं। हाँ बेटा, सब गणेश भगवान की कृपा है। हमारी सारी गरीबी दूर हो गई और अब हमारे पास ढेर सारी धन संपत्ति है। इसलिए अब हम सारा जादुई खाना और जादुई मोदक और ये सोने के लड्डू जरूरतमंद लोगों और गरीबों में बांट देंगे। जादुई विशाल आम की बाइक। शहर से थोड़ी ही दूरी पर जंगल के पास एक किसान रहता था। उस किसान ने अपने खेतों के पास ही अपना घर बना रखा था। सारे खेतों में बस आम की फसल उगा करती थी। उसे आम बेचकर बहुत ज्यादा आमदनी होती थी और वो शहर जाकर सारे आम थोक में बेच आता था। शहर और आसपास के सभी लोग उसे आम वाला कहकर पुकारते थे। उस आम वाले का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम कमल था। कमल शहर में रहकर नौकरी करता था और जब कभी भी उसका मन होता था तो वो अपने पिता के घर आ जाता था, क्योंकि शहर से उसका घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले कमल शहर से अपने घर वापस आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा, मैं रक्षाबंधन की छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ और अगले 3-4 दिन तक यहीं रहूंगा। वो आम वाला कहता है, हाँ बेटा, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं जरा खेत देख कर आता हूँ। आजकल रात को बहुत सारे जानवर घुस आते हैं। वो किसान खेत देखने चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। कमल अपने पिताजी से कहता है, पापा, मुझे लगता है हमें अब आम की खेती नहीं करनी चाहिए। एक तो आम केवल गर्मियों में होते हैं और फिर साल भर इंतजार करना पड़ता है। इससे अच्छा हम कोई ऐसी खेती क्यों ना करें जो पूरे साल भर पैदा होती हो और इससे हमें बहुत ज्यादा आमदनी भी होगी। तब कमल के पिताजी कहते हैं, तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन मैं आम की खेती नहीं छोड़ना चाहता। मेरे बाप दादा भी आम की खेती किया करते थे। इतना कहकर कमल के पिताजी अंदर चले जाते हैं और कमल सोचने लगता है, अब पिताजी तो आम की खेती छोड़ने वाले नहीं। मुझे शहर जाकर कोई ऐसी दवा लानी होगी जिससे हमारे आम पहले के मुकाबले कई ज्यादा बड़े हो जाएं। इसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और कमल वापस शहर चला जाता है। इस तरह समय गुजरता जाता है और अब धीरे धीरे गर्मी का महीना शुरू होने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मियां शुरू होते ही कमल शहर से वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। कमल जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे संत महात्मा दिखाई देते हैं। कमल अपनी बाइक खड़ी करके संत महात्मा के पास जाता है और कहता है, प्रणाम महात्मा जी। कमल की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और कमल से कहते हैं, आयुष्मान भव। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? कमल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो महात्मा जी, मेरे पिताजी सालों से आम की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आम की खेती से हमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। आप कोई उपाय बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। तब वो महात्मा जी ध्यान लगाते हैं और उनके हाथ में एक दिव्य जल की मटकी प्रकट हो जाती है। महात्मा जी कमल से कहते हैं, बेटा, ये जादुई दिव्य जल है। इस मटकी के अंदर तुम जो कुछ भी रख दोगे वो जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रहे, इसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। कमल वो मटकी लेकर अपने घर आ जाता है और रात भर सोचता है कि उसे जादुई जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं इस मटकी के अंदर एक आम को रख दूं
तो वो आम जादुई आम बन जाएगा। फिर मैं उस जादुई आम की मदद से जो चाहे वो कर सकता हूँ। और कमल बागीचे से एक आम तोड़कर उस मटकी में रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब कमल सोकर उठता है तो उस मटकी का दिव्य जल गायब हो जाता है और उसके अंदर वो आम ज्यों का त्यों रखा हुआ था। कमल को महात्मा जी की बात याद आ जाती है। इस जादुई दिव्य जल का उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। कमल उस आम को मटकी से बाहर निकालता है और अब वो आम जादुई आम बन चुका था। कमल उस जादुई आम को हाथ में लेकर कहता है, मुझे एक बहुत बड़ा आम चाहिए। और देखते ही देखते वो छोटा सा आम एक बहुत बड़ा आम बन जाता है जो कमल से भी ऊंचा था। ये देखकर कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से नाचने लगता है। तभी उसे पिताजी की आवाज सुनाई देती है। कमल तुरंत उस आम को वापस से छोटा करके अपने बैग में छुपा लेता है और अपने मन में सोचता है, पिताजी तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। अगर उन्हें इस जादुई आम के बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे यहाँ से दूर वापस शहर जाना होगा। और अगले ही दिन कमल शहर जाने लगता है, लेकिन इस बार वो पैदल शहर को जा रहा था। ये देखकर कमल के पिताजी कहते हैं, बेटा कमल, क्या बात है, इस बार तुम अपनी मोटरसाइकिल नहीं लेकर जा रहे हो क्या? तब कमल कहता है, नहीं पिताजी, मुझे अब इस मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त के पास बहुत सारी मोटरसाइकिल है। इतना कहकर कमल शहर की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही कमल अपने बैग से वो जादुई आम बाहर निकालता है और उससे कहता है, मुझे एक जादुई विशाल आम की बाइक चाहिए। और देखते ही देखते वो आम एक बहुत बड़ी आम की बाइक बन जाता है। कमल उस जादुई आम की बाइक पर बैठकर पूरे जंगल का चक्कर लगाता है और आज उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी अचानक जंगल में हाथी आ जाते हैं और कमल के पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो कमल बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपनी आम की बाइक से कहता है, तुम इन हाथियों से भी बड़ी बाइक बन जाओ। और अगले ही पल कमल की आम की बाइक उस हाथी से भी बड़ी हो जाती है। और फिर क्या था, अपने सामने इतनी बड़ी आम की बाइक देखकर हाथी भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शहर पहुँचने से पहले कमल अपनी आम की बाइक को बिल्कुल नॉर्मल बाइक बना लेता है ताकि शहर में किसी को उसके ऊपर शक न हो। शहर पहुँचने के बाद कमल सोचता है, अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास जादुई आम की बाइक है। कमल अपनी नौकरी छोड़ देता है और अब वो दिन भर मस्ती करता था और रात होते ही अपनी बाइक को जादुई आम की बाइक बनाकर पूरे शहर का चक्कर लगाता था। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहता है, लेकिन एक रात को कमल को उसका दोस्त देख लेता है और कहता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी आम की बाइक! अब मैं समझा, कमल के पास इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। आजकल इसकी इतनी अकड़ बढ़ गई है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह होते ही कमल का वो दोस्त कमल के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, तुम तो हमें भूल ही गए। तब कमल कहता है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम नहीं मिला इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। तब कमल का दोस्त कमल से कहता है, अरे बाप रे, हाँ कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हम दोनों रात को सिनेमा देखेंगे। कमल रात को सिनेमा जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही कमल और उसका दोस्त सिनेमा घर में पहुंच जाते हैं और सिनेमा देखने लगते हैं। तभी कमल का दोस्त कमल से कहता है, तुम सिनेमा देखो, मैं बस अभी आता हूँ 5 मिनट में। इतना कहकर कमल का दोस्त वहाँ से चला जाता है और कमल सिनेमा देखने में व्यस्त हो जाता है। कमल का दोस्त तुरंत अपनी गाड़ी से कमल के रूम पर पहुँच जाता है। वहाँ उसकी बाइक खड़ी हुई थी। अच्छा, तो ये है वो विशाल आम की बाइक। इसी की वजह से आजकल कमल बहुत भाव खाने लगा है। आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। इसके बाद कमल का दोस्त पेट्रोल डालकर कमल की बाइक में आग लगा देता है और देखते ही देखते उसकी बाइक जलकर राख हो जाती है। कमल का दोस्त वापस कमल के पास सिनेमा घर में पहुँच जाता है। 1 घंटे बाद सिनेमा खत्म हो जाता है और दोनों वापस अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कमल जब अपने रूम पर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बाइक जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगता है और कहता है, मेरी जादुई आम की बाइक ये तो जल चुकी है और मैंने तो नौकरी भी छोड़ दी है। अब फिर से नौकरी करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपना कर्म छोड़कर आलसी नहीं बनना चाहिए।